अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ उम्र अयार और ताज खजाना का 7वां हिस्सा लेकर। जैसा कि हमने पिछली किस्त में सुना, काली मलिका को कन्यागी ने कहा, जैसे ही तुम ताज अपने सर पर रखोगी, इसी वक्त तुम कालूत कबीले के जिन्नात की मलिका बन जाओगी। फिर मलिका हैरत जादूगरनी और शहनशाह अफरासियाब तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, और चूंकि शहनशाह ताज तुम्हारे सर पर होगा, इसलिए वो दोनों भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। कन्यागी ने कहा तो इसकी बात सुनकर काली मलिका के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए। ओह, ये ठीक है, ये काम तो मैं आसानी से कर लूँगी। मैं किसी भी कीमत पर मलिका हैरत जादूगरनी को शहनशाह अफरासियाब के सर पर ना रखने दूंगी। जैसे ही वो ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर रखने की कोशिश करेगी, मैं इस पर बिजली बनकर टूट पड़ूंगी और इसे ना सिर्फ जलाकर राख कर दूंगी, बल्कि इससे ताज छीनकर अपने सर पर भी रख लूंगी, और फिर कालूत कबीले के जिन्नात की मैं मलिका बन जाऊंगी। कालूत कबीले के जिन्नात मेरे गुलाम होंगे, सिर्फ मेरे, काली मलिका के गुलाम। काली मलिका ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा, तो फिर तुम उम्र अयार को कब्र से आज़ाद कर दो। मलिका हैरत जादूगरनी रस्म होशरुबा ले जाने के लिए इसे ढूंढती फिर रही है, कन्यागी ने कहा। लेकिन मैंने उम्र अयार को आज़ाद करके वापस इसकी दुनिया में भेजा तो नागों की दुनिया के नाग एक लम्हे में इस तक पहुंच जाएंगे और अपने शहजादे की हलाकत का बदला लेने के लिए इसे हलाक कर देंगे। काली मलिका ने तशवीशज़दा लहजे में कहा, जब तक उम्र अयार और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सामरी के तिलिस्मात तबाह नहीं कर देते, उम्र अयार को नागों से महफूज रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मलिका। तुम नागों को उम्र अयार तक ना पहुंचने दो और तुम ही इन्हें उम्र अयार तक पहुंचने से रोक भी सकती हो, कन्यागी ने कहा। लेकिन कैसे? मैं इन नागों को उम्र अयार तक पहुंचने से कैसे रोक सकती हूँ? काली मलिका ने कहा, उम्र अयार को नागों से बचाने के लिए तुम्हें इसके पसीने की बू किसी इंसानी ज़रूरियत में पैदा करनी होगी। मलिका, इस ज़रूरियत को तुम उम्र अयार बनाकर किसी गार में भेज देना। नाग उम्र अयार के पसीने की बू पाकर इस गार में पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हारी शैतानी ज़रूरियत को उम्र अयार समझकर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका बदला पूरा हो जाएगा और वो असल उम्र अयार को छोड़ देंगे। उम्र अयार को पाताल के नागों से बचाने का बस यही तरीका है, कन्यागी ने कहा। क्योंकि तुम कह रही हो कि उम्र अयार और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सामरी तिलिस्मात फतह कर सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करना ही पड़ेगा और अपनी किसी शैतानी ज़रूरियत को उम्र अयार बनाकर नागों की भेंट देना होगी। जब तक वो उम्र अयार को हलाक नहीं करेंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे, और इन्हें सुकून देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तुम जाओ और किसी शैतानी ज़रूरियत में उम्र अयार के पसीने की बू पैदा कर दो और इसे ले जाकर बाहर की दुनिया में छोड़ दो। शैतानी ज़रूरियत उम्र अयार के रूप में जहाँ भी जाएगी, नाग इसे ढूंढकर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका बदला भी पूरा हो जाएगा और असल उम्र अयार भी इनसे मरने से बच जाएगा, काली मलिका ने कहा। ठीक है मलिका, जब नाग उम्र अयार को हलाक करके वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर तुम असल उम्र अयार को कब्र से आज़ाद कर देना ताकि मलिका हैरत जादूगरनी इसे अपने साथ कसम हो शुबा ले जा सके और फिर वो शहनशाह अफरासियाब के साथ मिलकर सामरी तिलिस्मात में चले जाए, कन्यागी ने कहा। तो काली मलिका ने असबाब में सर हिला दिया। दूसरी तरफ उम्र अयार तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह से चीख रहा था। गर्म होकर सुर्ख होती हुई जंजीरें जो इसके जिस्म पर बंधी हुई थी, इसके जिस्म को जलाती जा रही थी और वहाँ इंसानी गोश्त जलने की तेज़ सड़ान पैदा हो रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, ये गर्म जंजीरें मेरे जिस्म में घुस रही हैं, ये मेरे टुकड़े कर देंगी, बचाओ बचाओ। उम्र अयार ने बुरी तरह से तड़पने और चीखते हुए कहा। लेकिन मगालू और चोगी खामोश इसके पास खड़े थे। मुझे बचाओ, मैं जलकर मर जाऊंगा।
मुझे बचाओ। मगालू और चोगी को खामोश देखकर उमरो यार ने और बुरी तरह से चीखते हुए कहा, तो कहो कि तुम काली मलिका के गुलाम बनने और इसका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो। चोगी ने चीखती हुई आवाज़ में कहा, पहले मुझे इस अजाब से तो बचाओ, फिर मैं बताता हूँ। उमरो यार ने जवाब दिया, नहीं, पहले तुम इकरार करो, इसके बाद ही तुम्हें इस अजाब से निजात मिलेगी। मगालू ने गुर्रा कर कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझसे ये अजाब नहीं सहा जा रहा, मुझे बचाओ। उमरो यार ने चीखते हुए कहा, ओहो, कहीं ये सचमुच ना मर जाए। अगर ये मर गया तो काली मलिका हमें फना कर देगी। बचाओ इसे इस अजाब से। चोगी ने जल्दी से कहा, लेकिन मगालू ने कुछ कहना चाहा। हमारे पास इसे मनाने के और भी तरीके हैं। इसके जिस्म पर बंधी हुई जंजीरें ठंडी करो जल्दी। चोगी ने चीखते हुए कहा तो एक साया आगे बढ़ा और इसने उमरो यार के जिस्म पर बंधी आग की मानिंद सुर्ख जंजीरों को छू लिया। जैसे ही इसने जंजीरों को छुआ, इसी लम्हे सुर्ख होती हुई जंजीरें सर्द होकर स्याह पड़ने शुरू हो गई। जैसे जैसे जंजीरें ठंडी होती जा रही थी, ऐसे ही उमरो यार को भी अपने जिस्म में जलने और तकलीफ का एहसास कम होता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी चीखें रुक गई। वो कुछ देर कराहता रहा, फिर जंजीरें मुकम्मल तौर पर ठंडी हो गई तो उमरो यार को भी सुकून मिल गया। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो, ना जंजीरें गर्म हुई हो और ना ही इसका जिस्म जला हो। ये सब क्या था? क्या तुमने इन जंजीरों को जादू से गर्म किया था? जो ये ठंडी हुई तो मेरा जलने का एहसास भी ख़त्म हो गया। उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, हमारा हर अजाब जादू का मरहून मिन्नत है। तुम्हें ईज़ाएं देने के लिए हम तुम पर हर तरह का जादू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा जादू ख़त्म होगा, तुम हर तकलीफ़, हर दर्द से आज़ाद हो जाओगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम तुम्हें जिन जिन तकलीफ़ों और असियतों से गुजारेंगे, वो तुम्हारे लिए वाकई खौफनाक साबित होंगी, बेहद खौफनाक। मगालू ने गुर्राते हुए कहा, तुम बिलावजह मुझे तकलीफ़ें और अजियतें दे रहे हो। एक बार तुम मुझे अपनी काली मलिका के पास ले चलो, मैं खुद इससे बात कर लूँगा। आखिर वो मुझे अपना गुलाम क्यों बनाना चाहती है? उमरो यार ने कहा, नहीं, हमें काली मलिका ने हुक्म दिया है कि जब तक तुम हमारे सामने इसके गुलाम होने का इकरार ना कर लो और इस बात का हमसे वादा ना कर लो कि तुम काली मलिका के गुलाम बनकर इसका हर हुक्म बजा लाओगे, इस वक्त तक हम तुम पर मुसल्लत रहेंगे और तुम्हें शदीद तरीन अजाबों में मुब्तला कर रखेंगे। चोगी ने कहा, तो क्या अब तुम मुझे और तकलीफ़ों और अजियतों में मुब्तला करोगे? उमरो यार ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ, और ये सिलसिला तुम्हारे वादा करने तक जारी रहेगा। मगालू ने कहा, अब तुम मुझे किस अजाब में मुब्तला करोगे? उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा, अब ये कब्र की दीवारें एक दूसरे से मिलेंगी और तुम इनके दरमियान इस बुरी तरह से पिसकर रह जाओगे कि तुम्हारी हड्डियों तक का सुरमा बन जाएगा। मगालू ने जहरीले अंदाज में हंसते हुए कहा। इससे पहले कि उमरो यार कुछ कहता, दोनों के हेवले गायब हो गए। अरे अरे, तुम दोनों कहाँ चले गए? उमरो यार ने इन्हें गायब होता देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा, बेफिक्र रहो, हम यही हैं। कब्र की दीवारें तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाने के लिए हरकत में आ गई हैं, इसलिए हम यहाँ से गायब हो गए हैं ताकि इनके दरमियान हम नहीं बल्कि सिर्फ तुम पिस सको। चोगी की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार ने बौखलाए हुए अंदाज में दाएं बाएं दीवारों की तरफ देखा और फिर ये देखकर वो वाकई कांप कर रह गया कि कब्र की दोनों दीवारें अपनी जगह से हरकत करती हुई इसकी तरफ बढ़ रही हैं। अरे अरे, रोको रोको इन दीवारों को, मैं इन दीवारों के दरमियान वाकई पिस कर रह जाऊंगा। रोको इन्हें, रोको। उमरो यार ने चीखते हुए कहा, इन दीवारों को सिर्फ तुम रोक सकते हो उमरो यार। तुम कह दो कि मैं वादा करता हूँ
کہ मैं काली मलिका के गुलाम हूँ और इसके हर हुक्म की पाबंदी करूँगा तो ये दीवारें इसी वक्त रुक जाएंगी और हम तुम्हें इस कब्र से भी निकाल कर ले जाएंगे। चोगी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। अगर मैंने वादा कर लिया तो मुझे हर सूरत में तुम्हारी शैतान काली मलिका का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और मुझे इसके हर हुक्म की भी पाबंदी करनी पड़ेगी। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं बन सकता, कभी नहीं, किसी सूरत में नहीं। उमरो यार ने चीखते हुए कहा। तो फिर भुगतो, मगालू और चोगी ने एक साथ गुर्राहट भरे लहजे में कहा। दीवारें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई मुसलसल उमरो यार की जानिब बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों दीवारें उमरो यार के कांधों से आ लगी और फिर उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे दोनों दीवारें इसे खींच रही हो। मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियों का वाकई सुरमा बन जाएगा। ये बेहद हौलनाक अजाब है, इसे रोको, मैं कहता हूँ इसे रोको, उमरो यार ने चीखते हुए कहा। लेकिन इस बार मगालू और चोगी ने इसकी कोई बात का जवाब न दिया। उमरो यार को अपना जिस्म दीवारों के दरमियान भीगता हुआ महसूस हो रहा था। खौफ के मारे इसका बुरा हाल हो रहा था। वो बदस्तूर जंजीरों में बंधा हुआ था और दीवारें इसे इसी हालत में भींच रही थी। जैसे जैसे दीवारों का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था, उमरो यार के चेहरे पर खौफ के साथ तकलीफ के तासुरात भी नमूदार होना शुरू हो गए थे। वो अपना जिस्म सुकेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक? दीवारें इसे बुरी तरह से भींचना शुरू हो गई थी। वो कुछ देर बर्दाश्त करता रहा, फिर जब इसे अपने जिस्म की हड्डियां कड़कती हुई महसूस होने लगी तो इसके मुंह से बेइख्तियार चीखें निकलने लगी। चीखो और चीखो, तुम्हारी हड्डियां जब टूटना और फिर सुरमा बनना शुरू होंगी तब तुम्हारी चीखें और बुलंद होंगी, तेज़ और भयानक चीखें। मगालू की चीखती हुई आवाज़ उमरो यार को सुनाई दी। रोको, खुदा के लिए इन दीवारों को रोक दो, उमरो यार ने हलक के बल चीखते हुए कहा। नहीं, तुम्हारे वादा करने तक ये दीवारें नहीं रुकेंगी, चोगी ने जवाब दिया। और फिर उमरो यार को वाकई अपने जिस्म की हड्डियां कड़क कड़क कर टूटती हुई महसूस होने लगी। जैसे ही कड़क की आवाज़ के साथ इसके जिस्म की कोई हड्डी टूटती, इसके हलक से तेज़ और इंतहाई दर्दनाक चीख निकल जाती। वो तड़पना चाहता था, लेकिन एक तो वो जंजीरों में बंधा हुआ था और दूसरा वो दो दीवारों के दरमियान भिंचा हुआ था। ऐसी हालत में इसके लिए तड़पना मुहाल था। दीवारें मुसलसल इसे दबा रही थी और उमरो यार की हड्डियां टूटती जा रही थी। शदीद तकलीफ और कर्ब की वजह से इसका सांस रुकना शुरू हो गया था। फिर जब ये तकलीफ इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो इसके दिमाग में अंधेरा छाने लगा। वो अपना सर तक ना झटक सकता था, इसीलिए फौरन ही इसका दिमाग तारीक हो गया और इसका जिस्म साख्त होता चला गया। फिर जिस तरह अंधेरे में दूर जुगनू सा चमकता है, बिल्कुल इसी तरह इसके दिमाग के स्याह पर्दे पर रोशनी का एक नुक्ता सा चमकता और तेज़ी से फैलता चला गया। जैसे ही इसका दिमाग रोशन हुआ, इसने झट से आंखें खोल दी, लेकिन इसकी आंखों के सामने अंधेरा था, घूप अंधेरा। वो तेज़ी से उठकर बैठ गया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। होश में आते ही इसे साबका मनाजिर याद आ गए। वो फ़ौरन अपने जिस्म को टटोल कर देखने लगा। ये महसूस करके इसका दिल खुशी से झूम उठा कि इसके जिस्म की सारी हड्डियां सलामत थी और अब वो जंजीरों में भी ना लिपटा हुआ था। क्या मैं अब भी तारीक कब्र में हूँ? उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं उमरो यार, तुम कब्र में नहीं बल्कि एक तारीक गार में हो। अचानक उमरो यार को एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। तो उमरो यार वो आवाज़ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या मतलब? ये आवाज़ तो तिलस्म होशरुबा के शहनशाह अफरासयाब की बीवी मलिका हैरत जादूगरनी की है, उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं मलिका हैरत जादूगरनी हूँ। मलिका हैरत जादूगरनी की आवाज़ सुनाई दी और फिर अचानक एक मिशल रोशन हुई
और इस रोशनी में एक औरत का चेहरा ज़ाहिर हुआ। वो चेहरा मलिका हैरत जादूगरनी का था, जिसे देखकर उमरो यार की आंखें हैरत से फैल गई। तुम यहाँ क्या मतलब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मलिका हैरत जादूगरनी, उमरो यार ने तेज लहजे में कहा। इसने बेख्याली में जंबील में हाथ डाला और फिर जब इसका हाथ जंबील से बाहर आया तो इसके हाथ में तलवारें हैदरी थी। अपनी तलवार वापस अपनी जंबील में डाल लो उमरो यार। मैं तुमसे लड़ने या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ, मलिका हैरत जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मिशेल की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। तुम और मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी दुश्मन हो और तुम्हारा बस नहीं चलता कि कब तुम्हें मौका मिले और कब तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, हाँ ऐसा ही है। तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। तुम भी मुझे हलाक करने के लिए इतने ही बेचैन रहते हो जितना कि मैं और शहनशाह अफरासियाब, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। ना मैं हलाक करना चाहती हूँ और ना शहनशाह, मलिका हैरत जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है, उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा। तो मलिका हैरत जादूगरनी हंस पड़ी। नहीं, ये झूठ नहीं है। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं शहनशाह अफरासियाब की जानिब से तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि शहनशाह अफरासियाब भी पिछली तमाम बातों को बुलाकर तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो उमरो यार के होठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। मैं तुम जैसे दुश्मन जादूगरों को अपना दोस्त बनाऊंगा, ऐसा सोच भी कैसी सकती हो? उमरो यार ने कहा। पिछली सारी बातें भूल जाओ उमरो यार, अपनी आगे की रोशन ज़िंदगी के बारे में सोचो, बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी के बारे में जो तुम्हारी मुंतज़िर है। तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? उमरो यार ने चौंक कर कहा। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती सिवाय इसके कि मैं और शहनशाह अफरासियाब तुमसे दोस्ती चाहते हैं और बस। तुम मेरे साथ लसम होश रुबा चलो। शहनशाह अफरासियाब तुम्हारे मुंतज़िर हैं। वो ना सिर्फ तुमसे दोस्ती करेंगे बल्कि इनके पास तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भी है, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कीमती तोहफ़ा, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर मौजूद जहरीली मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शहनशाह अफरासियाब सिवाय मुझे मौत के तोहफे के और कुछ दे सकता है? मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ मलिका हैरत। तुम मुझे चक्कर देने के लिए कोई भी चाल चल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे काली मलिका बनकर चक्कर देने की कोशिश की थी। सच बताओ, यही बात है ना? उमरो यार ने गुस्सीले लहजे में कहा। काली मलिका? क्या मतलब? कौन काली मलिका और कैसा चक्कर? मलिका हैरत जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। उमरो यार गौर से इसकी तरफ देख रहा था। वो मलिका हैरत जादूगरनी का चेहरा देखकर समझ गया कि मलिका हैरत जादूगरनी के चेहरे पर उभरने वाले हैरत के तासुरात मसनूई नहीं थे, बल्कि वो वाकई उमरो यार की बात सुनकर हैरान हुई थी। तो तुम पाताल की काली दुनिया की काली मलिका के बारे में नहीं जानती? उमरो यार ने कहा। इसके बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने काली मलिका बनकर तुम्हें कोई चक्कर दिया है, इसके बारे में मुझे समझ नहीं आई, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। ठीक है, तुम्हें नहीं आई समझ तो ना सही, अब तुम जाओ यहाँ से। मुझे ना तुम्हारी दोस्ती कबूल है और ना ही शहनशाह अफरासियाब की, और जाकर अपने शहनशाह अफरासियाब से कह दो कि इसके पास मेरे लिए जो भी तोहफ़ा है वो अपने पास ही रखे, उमरो यार ने कहा। तुम मेरी बात सुनो उमरो यार। उमरो यार का जवाब सुनकर मलिका हैरत जादूगरनी ने परेशान होते हुए कहा। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ, और ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मुझे गुस्सा आ गया
तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उमरो यार ने इसके सामने तलवार लहराते हुए कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मलिका हैरत जादूगरनी ने भवें उचकाते हुए कहा। मैं अय्यारे ज़मा, बर्क रवां, शोला तपा और मौत जादूगरा हूँ, इसलिए मैं धमकी नहीं देता, जो कहता हूँ कर दिखाता हूँ, उमरो यार ने गुर्रा कर कहा। इसकी बात सुनकर मलिका हैरत जादूगरनी को गुस्सा तो बहुत आया। इसका दिल चाहा कि वो अभी कोई मंत्र पढ़कर उमरो यार को यहीं जलाकर भस्म कर दे, लेकिन फिर इसे शहनशाह ताज का ख्याल आया, जो शहनशाह अफरसियाब उमरो यार की मदद से बगैर सामरी तिलिस्मात से हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए वो खून के घूंट पीकर रह गई और इसने फौरन ही अपना गुस्सा काबू में कर लिया। तुम बिला वजह गुस्सा कर रहे हो उमरो यार, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, इसके बाद तुम जो फैसला करना चाहो कर लेना। मैं हकीकत में यहाँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए आई हूँ। मलिका हैरत जादूगरनी ने नरम लहजे में उमरो यार को समझाते हुए कहा। तुम्हारे इस फ़ायदे वाली बात के पीछे यकीनन तुम्हारा कोई ना कोई मफाद होगा, वरना तुम और मुझसे इस तरह धीमे लहजे में बात करो, ये नामुमकिन है। उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा। मुझे तुमसे कोई मफाद नहीं है, मैं वाकई तुम्हारे फ़ायदे के लिए आई हूँ, तुम सुनो तो सही, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो उमरो यार गौर से इसकी तरफ देखने लगा। पहले ये बताओ कि ये कौन सी जगह है और यहाँ इतनी तारीकी क्यों है? उमरो यार ने कहा, ये एक तारीक गार है, मैं तुम्हें हर तरफ ढूंढती फिर रही थी। मैं एक गार में गई तो वहाँ तुम मुझे दिखाई दिए। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास जाती, अचानक इस गार में हर तरफ स्याह रंग के नाग आ गए और उन्होंने तुम पर हमला कर दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी और इन नागों को रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारी कोई मदद करती, नाग बिजली की सी तेज़ी से तुम पर टूट पड़े थे और उन्होंने तुम्हें ना सिर्फ काटना शुरू कर दिया था, बल्कि तुम्हारे टुकड़े उड़ा दिए थे। मैं तुम्हें इस तरह हलाक होता देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि इन नागों के सामने तुमने कोई मज़ाहमत तक ना की थी और देखते ही देखते वहाँ तुम्हारी लाश के टुकड़े बिखर गए। मैं तुम्हारी मौत पर अफसुर्दा होकर वापस जाने ही लगी थी कि मुझे एक जादू पुतले ने आकर बताया कि जिसे नागों ने हलाक किया है वो असली उमरो यार नहीं, बल्कि एक शैतानी ज़ुर्रियत थी। असल उमरो यार इस पहाड़ की तारीक गार में मौजूद है। तो मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुई और यहाँ आई तो तुम वाकई बेहोश पड़े हुए थे। मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करने लगी, तुम होश में आए तो मैं तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो गई, मलिका हैरत जादूगरनी ने तफसील बताते हुए कहा। शैतानी ज़ुर्रियत ने मेरा रूप धार रखा था और इस पर स्याह नागों ने हमला किया था और शैतानी ज़ुर्रियत के टुकड़े उड़ा दिए थे। ये तुम क्या कह रही हो? कौन थी वो शैतानी ज़ुर्रियत और इसने मेरा रूप क्यों धार रखा था? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरे जादू पुतले ने ये सब बताया था। मैं चूँकि तुमसे मिलना चाहती थी और तुम तक शहनशाह अफरसियाब का पैगाम पहुँचाना चाहती थी, इसलिए मैंने हर तरफ जादू पुतलों को भेजा हुआ था ताकि तुम इन्हें जहाँ भी दिखाई दो वो तुम्हारे बारे में मुझे बता सके, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तब से ढूंढ रही हो तुम मुझे? उमरो यार ने कहा। काफ़ी देर से। पहले तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि तुम कहाँ हो, और फिर एक जादू पुतले ने बताया कि तुम गार में हो, तो मैं फ़ौरन जादू से वहाँ पहुँच गई, लेकिन वो शैतानी ज़ुर्रियत थी जिसके स्याह नागों ने टुकड़े उड़ा दिए थे। दूसरी बार एक पुतले के कहने के मुताबिक तुम यहाँ थे तो मैं यहाँ आ गई, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। ये पहाड़ी कहाँ पर है जिसके गार में हम मौजूद है? उमरो यार ने पूछा। ये वादी आरान के शिमाल मगरबी पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है जिसका गार दोनों एतराफ़ से बंद है। इस गार को देखकर मैं भी हैरान हो रही थी कि तुम जादू तो जानते नहीं, फिर इस बंद गार में कैसे पहुंच गए? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा।
तो उमरो यार एक तवील सांस लेकर रह गया। वो सोच रहा था कि इसे पाताल की जादू दुनिया की काली मलिका धोखे से अपने साथ पाताल में ले गई थी और इसने इसे एक कब्र में बांधकर डाल दिया था और इस पर मगालू और चोगी नामी साए मुसल्लत कर दिए थे, जो इस बात पर बज़िद थे कि वो इनके सामने वादा करे कि वो काली मलिका का गुलाम बनकर रहेगा और इसके अहकामात की पाबंदी करेगा। इसके इनकार पर वो इसे अज़ियतें देते रहे। पहले उन्होंने इसके इनकार पर वो इसे अज़ियतें देते रहे थे। पहले उन्होंने इसके जिस्म पर बंधी हुई जंजीरों को आग की तरह गर्म किया था, जिससे इसका जिस्म झुलस कर रह गया था। फिर वो आग ख़त्म हुई तो इन बोने सायों ने इस कब्र की दीवारें इस पर तंग करना शुरू कर दी थी। कब्र की दीवारों ने उमरो यार को बुरी तरह से भींचना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में उमरो यार को अपना जिस्म पिसता हुआ महसूस हो रहा था और इसकी हड्डियाँ टूट रही थी। ये तकलीफ़ इस कदर खौफनाक थी कि उमरो यार बेहोश हो गया था। होश में आया तो ना इसके जिस्म में कोई दर्द था और ना ही इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी और ना ही इसका जिस्म जंजीरों से बंधा हुआ था। तो क्या काली मलिका ने इसे आज़ाद कर दिया था और इसे जंजीरों से आज़ाद करके कब्र और अपनी तारीक दुनिया से निकाल कर इस गार में पहुंचा दिया था? लेकिन क्यों? और अब मलिका हैरत जादूगरनी बता रही थी कि इसने एक और उमरो यार को भी देखा था, जिस पर स्यानागों ने हमला किया था और इसके टुकड़े उड़ा दिए थे। ये सारा चक्कर था क्या? वो जितना सोचता जा रहा था इतना ही उलझता जा रहा था। क्या सोच रहे हो उमरो यार? मलिका हैरत जादूगरनी ने इसे खामोश और सोच में डूबे देखकर हैरत भरे लहजे में कहा, कुछ नहीं। क्या तुम मुझे इस गार से बाहर ले जा सकती हो? उमरो यार ने इसकी बात सुनकर सर झटकते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आगे बढ़ो और मेरा हाथ पकड़ो, मैं अभी तुम्हें इस गार से बाहर ले जाती हूँ। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। उमरो यार आगे बढ़ा लेकिन फिर रुक गया। क्या हुआ? इसे रुकता देखकर मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा, कुछ नहीं, तुम ऐसा करो कि अभी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी बातों पर गौर करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद तुम आ जाना तो मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूंगा कि मुझे तुमसे और शहनशाह अफरासियाब से दोस्ती करनी है या नहीं। उमरो यार ने कुछ सोचते हुए कहा। इसने ये बात इसलिए कही थी कि मलिका हैरत जादूगरनी इससे बार बार उसी के फ़ायदे के बारे में कह रही थी। वो और शहनशाह अफरासियाब इसके दुश्मन थे, भला ये इसे क्या फ़ायदा पहुंचा सकते थे? उमरो यार चाहता था कि मलिका हैरत जादूगरनी से बात करने से पहले वो ज़ंबील के मुहाफ़िज़ बोने या फिर सुनहरी तख्ती से बात कर ले, ताकि इसे असल हकीकत का इल्म हो सके। मुहाफ़िज़ बोना और सुनहरी तख्ती इसे बता सकते थे कि आखिर ये सारा पुरस्कार चक्कर था क्या। इसकी ज़ंबील अब इसके लिए कारामद हो गई थी। इसका सबूत इसके हाथ में तलवार हैदरी की शक्ल में मौजूद था। अगर ज़ंबील ने इसका साथ ना देना होता तो वो ज़ंबील से तलवार हैदरी ना निकाल सकता था। ठीक है, मैं कब तक वापस आऊँ? मलिका हैरत जादूगरनी ने फ़ौरन इसकी बात मानते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा, तब तुम आ जाना। उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, तब तुम 3 बार मेरा नाम लेकर पुकारना, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुंच जाएगी तो मैं इसी वक्त तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगी। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा तो उमरो यार ने अज़बात में सर हिला दिया और इसी लम्हे मलिका हैरत जादूगरनी मशल समेत वहाँ से गायब हो गई। मशल के गायब होते ही वहाँ फिर से तारीकी फैल गई। अरे जाते हुए मशल तो यहाँ छोड़ जाती, इसे भी साथ ले गई हो चुड़ैल, उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा और इसने तलवार हैदरी ज़ंबील में डाली और इसकी जगह ज़ंबील से शब चिराग हीरा निकाल लिया। जैसे ही इसने ज़ंबील से शब चिराग हीरा निकाला, गार में यखलत जैसे सूरज निकल आया। शब चिराग हीरे की रोशनी ने गार को मुनव्वर कर दिया था। रोशनी इतनी तेज़ थी कि उमरो यार की आंखें भी चुंधिया गई। इसने आंखें बंद की और फिर थोड़ी देर बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी।
इसकी आंखें रोशनी में देखने के काबिल हुई तो इसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ये देखकर वो वाकई हैरान रह गया कि वो एक बंद गार में मौजूद था। गार ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका कोई दहाना दिखाई न दे रहा था। मलिका हैरत जादूगरनी वहाँ कहीं दिखाई न दे रही थी। उम्रो यार सोचने लगा कि वाकई मलिका हैरत जादूगरनी इसे नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी। अगर इसका ऐसा कोई इरादा होता तो वो गार की तारीकी का फ़ायदा उठाकर इस पर हमला कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उम्रो यार कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने ज़ंबील का मुंह खोला। मुहाफ़िज़ बौने, ज़ंबील से बाहर आओ फ़ौरन, उम्रो यार ने सख्त लहजे में कहा तो इसी लम्हे ज़ंबील से ज़ाएं की तेज़ आवाज़ के साथ इसका हमशक्ल बौना उचक बाहर आ गया। दूसरी तरफ शहंशाह अफरासियाब अपने शाही कमरे में दोनों हाथ पुश्त पर बांधे नहायत बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। मलिका हैरत जादूगरनी उम्रो यार से बात करने और इसे मनाने के लिए कब की गई हुई थी और अभी तक लौटकर नहीं आई थी और ना ही इसकी कोई खबर आई थी। सुबह से शाम होने को आ रही है, आखिर ये मलिका हैरत कहाँ गायब हो गई है? कहीं वो उम्रो यार के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? कहीं ऐसा ना हो गया हो कि उम्रो यार ने इसे सामने आते देखकर इससे कुछ पूछे और सुने बगैर इस पर हमला कर दिया हो? और शहंशाह अफरासियाब ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर और के बाद वो मज़ीद कुछ न बोल सका। आगे के ख्याल आते ही वो बेइख्तियार कांप कर रह गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उम्रो यार ने मलिका हैरत को कोई नुकसान पहुंचाया होता तो अब तक मलिका हैरत जादूगरनी के जिस्म में कैद काली चिड़िया निकलकर यहाँ आ चुकी होती और वो मुझे बता देती कि मलिका हैरत जादूगरनी को क्या हुआ है। काली चिड़िया नहीं आई है, इसका मतलब है कि मलिका हैरत जादूगरनी जहाँ भी है खैरियत से है। लेकिन वो है कहाँ? इसे उम्रो यार मिला भी है या नहीं? शहंशाह अफरासियाब ने अपने ही ख्याल की तरदीद करते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, इसी लम्हे धमाका हुआ और मलिका हैरत जादूगरनी वहाँ नमूदार हो गई। इसे नमूदार होते देखकर अफरासियाब बेइख्तियार खुशी से उछल पड़ा। आ गई आप? कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मलिका हैरत जादूगरनी को देखकर शहंशाह अफरासियाब ने बड़े बेताब लहजे में कहा। मलिका हैरत जादूगरनी को सही सलामत वापस आता देखकर वो खुश और पुरसुकून सा हो गया था। इसके जहन में मलिका हैरत जादूगरनी के बारे में जो उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे वो यखलक इसके दिमाग से महू हो गए थे। मुझे उम्रो यार को तलाश करने में वक्त लग गया था आका, मलिका हैरत जादूगरनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसके चेहरे पर थकावट के तासुरात थे। ओह, आप बेहद थकी हुई लग रही हो। बैठो, अपनी मसरत पर बैठ जाओ, कुछ देर सुस्ता लो, फिर बात कर लेना, शहंशाह अफरासियाब ने कहा। शुक्रिया, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा और अपनी मसरत की तरफ बढ़ गई। शहंशाह अफरासियाब भी अपनी मसरत की तरफ बढ़ा और फिर वो दोनों अपनी अपनी मसरतों पर बैठ गए। शहंशाह अफरासियाब गौर से मलिका हैरत जादूगरनी की तरफ देख रहा था। क्या कोई मसला है? आपने तो कहा था कि आप उम्रो यार को साथ लाएंगी, और फिर आप इसे साथ लेकर क्यों नहीं आई हैं? चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद शहंशाह अफरासियाब ने मलिका हैरत जादूगरनी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। कोई मसला नहीं है आका, मैंने जो वादा किया है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। उम्रो यार आ जाएगा, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। कब? शहंशाह अफरासियाब ने पूछा। जल्द ही आ जाएगा, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो फिर आपके चेहरे पर तरद्दुद क्यों है? शहंशाह ने कहा। मैं उम्रो यार की तलाश में गई थी आका, इसे मैं खुद भी तलाश कर रही थी और इसकी तलाश के लिए मैंने हर तरफ जादू पुतले भी फैला दिए थे ताकि इन्हें जहाँ भी उम्रो यार दिखाई दे वो मुझे इसके बारे में बता सकें। फिर मुझे एक जादू पुतले ने आकर बताया कि उम्रो यार एक पहाड़ी गार में मौजूद है। मैं फ़ौरन जादू से गायब होकर इस गार में पहुंच गई जिसमें उम्रो यार मौजूद था। इससे पहले कि मैं उम्रो यार तक पहुंचती,
या इससे कोई बात करती। अचानक गार की दीवारों के नीचे हर तरफ से स्याह नाग निकलना शुरू हो गए। उम्रो यार अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। नागों ने इस पर अचानक हमला कर दिया और फिर उन्होंने मेरे देखते ही देखते उम्रो यार के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। मैं अभी हैरान हो ही रही थी कि एक और जादू पुतला मेरे सामने आया और इसने मुझे बताया कि उम्रो यार एक बंद कार में मौजूद है। एक उम्रो यार को मेरे सामने सियाह नागों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और दूसरा जादू पुतला मुझे दूसरे उम्रो यार के बारे में बता रहा था। मैं हैरान तो हुई, लेकिन फिर मैं इसके साथ बंद कार में चली गई। वहाँ पर वाकई एक और उम्रो यार मौजूद था। वो बेहोश पड़ा हुआ था। जब इसे होश आया तो मैं इसके सामने ज़ाहिर हो गई और फिर मैंने इससे बात की। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा, और फिर इसने शहनशाह अफरासियाब को उम्रो यार के साथ होने वाली बातचीत के बारे में तफसील बता दी। मैं अब तक हैरान हूँ कि अगर वो असली उम्रो यार था तो फिर वो शैतानी ज़ुर्रियत कौन थी जिसने उम्रो यार का रूप धारा हुआ था और सियाह नागों ने जिसके मेरे सामने टुकड़े उड़ा दिए थे। बातों के दौरान उम्रो यार ने मेरे सामने पाताल की तारीख जादुई दुनिया की काली मलिका का नाम भी लिया था। मैं इसी सोच में गुम हूँ कि ये सारा क्या चक्कर है। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी हैरत हो रही है। रुको, मैं पाताल से मकौली को बुलाता हूँ। वो मुखबिर चुड़ैल है। इससे ही हकीकत का पता चलेगा कि ये सारा चक्कर है क्या। शहनशाह अफरासियाब ने कहा तो मलिका हैरत जादूगरनी ने अज़बात में सर हिला दिया। शहनशाह अफरासियाब ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और फिर इसने अचानक एक उंगली खोलकर सामने दीवार की तरफ झटकी तो अचानक इसकी उंगली से बिजली की एक लहर सी निकलकर ज़मीन पर पड़ी और एक धमाका हुआ और फर्श पर एक जादू पुतला नमूदार हुआ। हुक्म मेरे आका, जादू पुतले ने सर झुकाकर बड़े मोहब्बाना लहजे में कहा, पाताल में जाओ और जाकर बगौली को बुलाकर लाओ, जल्दी। शहनशाह अफरासियाब ने करख्त लहजे में कहा। जो हुक्म मेरे आका, जादू पुतले ने जवाब दिया। इसी लम्हे ज़मीन फटी और वो इस फटी हुई ज़मीन में समा गया। जैसे ही वो ज़मीन में उतरा, इसी लम्हे फटी हुई ज़मीन बराबर हो गई। अभी थोड़ी ही देर में बगौली आ जाएगी और वो हमें सारी हकीकत बता देगी। शहनशाह अफरासियाब ने कहा तो मलिका हैरत जादूगरनी ने अज़बात में सर हिला दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ तो मलिका हैरत जादूगरनी और शहनशाह अफरासियाब चौंक पड़े। जिस जगह ज़मीन में जादू पुतला गायब हुआ था वहीं ज़मीन एक बार फिर फट गई और वहां से एक साया सा निकलकर बाहर आ रहा था। कुछ ही देर में इंसानी साया ज़मीन से निकलकर बाहर आ गया और फिर इस साए ने अचानक एक बूढ़ी और भयानक चुड़ैल का रूप धार लिया। बुढ़िया ने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। इसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी और इसके सर के बालों की खिचड़ी सी पकी हुई थी। हुक्म आका, बूढ़ी चुड़ैल ने कांपते हुए लहजे में कहा, हमने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है बगौली कि ये पाताल की तारीख जादुई दुनिया की काली मलिका का क्या मामला है। उम्रो यार हमारी मलिका हैरत जादूगरनी पर शक क्यों कर रहा था कि ये काली मलिका बनकर इसे कोई चक्कर दे रही थी। और मलिका हैरत जादूगरनी ने एक गार में उम्रो यार के हमशक्ल को भी देखा था जिस पर स्याह नागों ने हमला किया था और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो शैतानी ज़ुर्रियत कौन थी और इसने उम्रो यार का रूप क्यों धार रखा था। इसके अलावा नागों ने इस पर हमला करके इसे क्यों ख़त्म किया था। मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए और अभी। शहनशाह अफरासियाब ने इस बूढ़ी और भयानक चुड़ैल की तरफ देखकर इंतहाई तरख्त लहजे में कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त दें आका, मैं पाताल में जाकर अभी सारी हकीकत मालूम करके आती हूँ। बगौली ने जवाब दिया, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। अफरासियाब ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, बगौली ने कहा और फिर वो अचानक धुएं में तब्दील हुई और धुआं फटी हुई ज़मीन में उतरता चला गया। इसके जाते ही ज़मीन फिर से बराबर हो गई।
आखिर क्या मामला हो सकता है? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। आप फिक्र ना करें मलिका, बगौली बेहद तेज़ है, वो जल्द ही सारे मामले का पता लगा लेगी, शहनशाह अफरासियाब ने कहा। इसी लम्हे मलिका हैरत जादूगरनी चौंक पड़ी। क्या हुआ? इसे चौंकते देखकर शहनशाह अफरासियाब ने कहा, उमरो यार मुझे पुकार रहा है, शायद इसे मेरी बातों पर यकीन आ गया है, मलिका हैरत जादूगरनी ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तो शहनशाह के चेहरे पर भी मुसर्रत के तासुरात उभर आए। ये तो अच्छी बात है कि उमरो यार मान गया है, आप जाएं और जाकर इसे फ़ौरन यहाँ ले आए, शहनशाह अफरासियाब ने मुसर्रत भरे लहजे में जवाब दिया। नहीं आका, वो तिलस्म होशरुबा में नहीं आना चाहता, वो मुझे पुकार कर कह रहा है कि मैं आपको लेकर इसके पास आ जाऊं, मलिका हैरत जादूगरनी ने होंठ चबाते हुए कहा। ओहो, इसकी ये मजाल कि वो हमें अपने पास आने का कह रहा है, शहनशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा। मजबूरी है आका, हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमें इसकी बात मानना ही पड़ेगी, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। क्या मतलब? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम तिलस्म होशरुबा छोड़कर इस मनहूस उमरो यार के कहने पर इस जगह मिलें जहां वो मौजूद है, शहनशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा। आपने ही कहा था आका कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप कहना पड़ता है, आप इसे गधा ही समझ लें। आप इसके पास जाएंगे तो इससे आपकी शान तो नहीं कम होगी, हो सकता है कि वो मेरे बजाय आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान दे और आपकी बात मान जाए, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। लेकिन शहनशाह अफरासियाब ने कहा, मान जाएं आका, वो बार बार मेरा नाम लेकर पुकार रहा है और मुझसे कह रहा है कि मैं आपको साथ लेकर इसके पास आ जाऊं। अभी वो आपसे मिलने का कह रहा है, हो सकता है कि बाद में इसका इरादा बदल जाए। वो इंतहाई मक्कार और अय्यार तरीन इंसान है, कब किस बात से बदल जाए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी बात माने और एक बार मेरे साथ चलकर इससे मिल लीजिए, इसी में हमारी भलाई है, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। लेकिन हम इसके पास कैसे जा सकते हैं? अभी तो हम बगौली को असल हकीकत मालूम करने के लिए भेज चुके हैं, इसे आने दो, वो हमें हकीकत बताएगी तो हम आपके साथ चले जाएंगे, शहनशाह अफरासियाब ने कहा। बगौली आपकी कनीज़ है आका, आपके एक हुक्म पर वो कभी भी और कहीं भी आ सकती है, इससे हम बाद में मिल लेंगे, पहले हमारा उमरो यार से मिलना ज़रूरी है। ये मत भूलें कि इसकी मदद के बगैर आप सामरी तिलिस्मात में नहीं जा सकते और ना ही वहाँ से शहनशाह ताज हासिल करके ला सकते हैं, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो शहनशाह अफरासियाब ने बेइख्तियार होंठ भींच दिए। ठीक है, अगर आप इसरार कर रही हैं तो हम आपकी बात मानकर इससे मिलने चले चलते हैं, लेकिन अगर इसने हमारी तौहीन करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा, हम इसे वहीं काट कर फेंक देंगे और इसे ज़िंदा जला देंगे, शहनशाह अफरासियाब ने कहा। मुझे यकीन है कि इसकी नौबत ना आएगी, आप जाते ही इसे सामरी ख़जाने के बारे में बता दें, ख़जाने का नाम सुनते ही इसकी राल टपक पड़ेगी और फिर इसे अपने सामने मुर्गा बनने का भी कहेंगे तो वो फ़ौरन बन जाएगा, ख़जानों के लिए वो इस कदर लालची इंसान है, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो शहनशाह अफरासियाब एक तवील सांस लेकर रह गया। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर वो उठकर खड़ा हो गया। इसके उठते ही मलिका हैरत जादूगरनी भी उठकर खड़ी हुई। चले, कहाँ चलना है? शहनशाह अफरासियाब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो मलिका हैरत जादूगरनी ने आगे बढ़कर शहनशाह अफरासियाब का हाथ पकड़ा और फिर इसने कुछ पढ़ा और फिर दूसरे ही लम्हे वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। दूसरी तरफ उमरो यार के मुहाफिज बौने ने कहा, माफ़ कर दें आका, मैं इस नाग की वजह से मजबूर हो गया था जिसने जंबील से लिपटकर इसका मुंह बंद कर दिया था और मुझे बाहर आने का कोई रास्ता ना मिल रहा था। इसके बाद कब्र में वो इंतहाई बदहियत शैतानी ज़ुर्रियतें आ गई थी। इन ज़ुर्रियतों की वजह से मैं जंबील से बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए आपको कब्र में वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ी।
मुहाफिज मोने ने उमरो यार के सामने आकर इससे मुआजरत भरे लहजे में कहा, इन बातों को छोड़ो, जो होना था हो गया। ये बताओ कि ये सारा माजरा है क्या? काली मलिका मुझे धोखे से फंसाकर कब्र में क्यों ले गई थी, और फिर इसने मुझे इस तरह छोड़ क्यों दिया? वो शैतानी ज़ुर्रियत कौन थी जिसने मेरा रूप धार रखा था, जिस पर मलिका हैरत जादूगरनी ने सियानागों का हमला होते हुए देखा और इसके टुकड़े उड़ते देखे थे? इसके अलावा मलिका हैरत जादूगरनी मेरे पास इस तरह खैर सगाली का पैगाम क्यों लेकर आई है? उमरो यार ने एक ही सांस में मुहाफिज मोने से कई सवाल पूछ लिए। इतने सवाल एक साथ, क्या इनके जवाब भी एक साथ दूं या एक एक करके दूं? मुहाफिज मोने ने हंसकर कहा। तो उमरो यार भी हंस पड़ा। जैसा तुम आसान समझो, लेकिन मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए, उमरो यार ने कहा। तो मुहाफिज मोना पहले इसे काली मलिका के मकसद के बारे में और फिर मलिका हैरत जादूगरनी और शहंशाह अफरासियाब के बारे में तफसील से बताने लगा कि वो इसे क्यों सुलह करके दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं। ओहो, तो ये है सारा चक्कर। काली मलिका और शहंशाह अफरासियाब मेरे ज़रिए सामरी तिलिस्मात में गिरने वाला शहंशाह ताज हासिल करना चाहते हैं, ताकि दोनों ही कालूत कबीले के जिन्नात को अपना ग़ुलाम बनाकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। काली मलिका मुझे अपने दाम में फंसाकर ये काम कराना चाहती है, और शहंशाह अफरासियाब और मलिका हैरत जादू, अय्यारी और मक्कारी से मुझसे दोस्ती करके शहंशाह ताज हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। उमरो यार ने सारी तफसील सुनकर समझ जाने वाले अंदाज में कहा, हाँ आका, काली मलिका ने चूँकि आपके हाथों एक बेगुनाह नाग शहजादे का हलाक हाँ आका, काली मलिका ने चूँकि आपके हाथों एक बेगुनाह नाग शहजादे को हलाक कराने का जुर्म करवाया था, इसलिए नागों की दुनिया के नाग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। अगर आप बाहर चले जाते तो सारी दुनिया के नाग ज़मीन से निकलकर आप पर हमला कर देते और नाग शहजादे की हलाकत के बदले में आपको हलाक कर देते। चूँकि काली मलिका को यकीन है सामरी तिलिस्मात से आप ही शहंशाह अफरासियाब के साथ जाकर शहंशाह ताज हासिल कर सकते हैं, इसलिए इसने आपके ख़िलाफ़ अपनी बनाई हुई साजिश खुद ही ख़त्म कर दी और अपनी एक ज़ुर्रियत को आपका हमशक्ल बनाकर और इस पर आपका पसीना डालकर इन नागों के लिए बाहर छोड़ दिया, और इन नागों ने इस ज़ुर्रियत को आपको समझकर हलाक कर दिया और आप शहंशाह अफरासियाब से मिल सके, इसलिए काली मलिका ने आपको कब्र से निकालकर इस तारीख़गार में पहुंचाया है, ताकि मलिका हैरत जादूगरनी आसानी से आप तक पहुंच जाए और आप इसके साथ तिलिस्म फौशुबा में चले जाए और फिर शहंशाह अफरासियाब के साथ मिलकर सामरी तिलिस्मात में जाकर शहंशाह ताज को हासिल कर सके। मुहाफिज मोने ने मज़ीद तफसील बताते हुए कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। इन दोनों ने मुझे अहमक समझ रखा है कि वो कहेंगे तो मैं इनके लिए सामरी तिलिस्मात में दाखिल हो जाऊंगा और वहां जाकर मुसीबतें और अज़ियतें झेलूंगा और शहंशाह ताज लाकर या तो शहंशाह अफरासियाब के हवाले कर दूंगा या फिर इस काली मलिका को दे दूंगा। उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, हाँ आका, वो ऐसा ही समझते हैं। मुहाफिज मोने ने कहा, अच्छा, तुमने मुझे सामरी तिलिस्मात में जिस सामरी ख़जाने के बारे में बताया है, क्या वाकई वो ख़जाना इन तिलिस्मात में मौजूद है, या मलिका हैरत जादूगरनी और शहंशाह अफरासियाब इन ख़जानों का बस मुझे लालच ही दे रहे हैं कि मैं ख़जानों का सुनकर इनके साथ दूंगा और शहंशाह अफरासियाब के साथ सामरी तिलिस्मात में दाखिल हो जाऊंगा? उमरो ने कहा, ये सच है आका, सामरी तिलिस्मात में वाकई सामरी के बड़े बड़े ख़जाने मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि अगर आप इन्हें हासिल कर लें तो आप इस दौर के 10 बादशाहों के शाही ख़जानों जितनी दौलत हासिल कर लेंगे। मुहाफिज मोने ने कहा। तो इसकी बात सुनकर उमरो यार उछल पड़ा। तिलिस्मात में सामरी ख़जानों की मौजूदगी का सुनकर इसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था, और जब मुहाफिज मोने ने कहा कि वो ख़जाने इस दौर के 100 बादशाहों के शाही ख़जानों जितने हैं, तो उमरो यार की बातें फैल गई। इतने बड़े ख़जाने का सुनकर इसका रुआं रुआं झूम उठा था। इसकी आंखें यूं रोशन हो गई थी
जैसे इनमें हजारों दिए एक साथ जल उठे हों। ओहो, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इन खजानों के हुसूल के लिए कुछ करना चाहिए। न जाने सामरी जादूगर ने खजाने कब से वहाँ जमा कर रखे हैं, जो ख्वामख्वाह वहाँ पड़े गल सड़ रहे हैं। मैं इन्हें दुनिया में वापस लाकर गलने सड़ने से तो बचा ही सकता हूँ। उम्र यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुहाफिज बौना भी बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ आका, सच यही है कि वो खजाने तिलिस्मात में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। अगर आप वो खजाना हासिल कर ले तो आपके किसी न किसी काम तो आ ही जाएंगे। मुहाफिज बौने ने कहा। तो उम्र यार का चेहरा और ज़्यादा सुर्ख हो गया। तो तुम्हारा भी यही मशवरा है कि इन खजानों को मुझे सामरी तिलिस्मात से हासिल करना चाहिए? उम्र यार ने मुसरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ खजाने नहीं, आपको सामरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज भी हासिल करना है आका। वो कालूत कबीले के जिन्नात का सरदार का है, जो गलती से सामरी जादूगर के तिलिस्मात में दाखिल होने वाले कुएं में गिर गया था। इस ताज के ना होने की वजह से इसकी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। कालूत कबीला शैतानी नहीं बल्कि नेक और पारसा जिन्नात का कबीला है। वो मुस्लिम है। अगर शहनशाह ताज शहनशाह अफरासयाब या काली मलिका के हाथ लग गया तो कालूत समेत इसका सारा कबीला इन शैतानों का गुलाम बन जाएगा, और फिर वो नेक जिन्नात का कबीला ख्वामख्वाह शैतानी चक्रों में पड़ जाएगा। अगर आप सामरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज हासिल करके कालूत जिन को वापस लौटा देंगे तो वो जिन भी आपको इनाम के तौर पर इतने ख़जाने दे देगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुहाफिज बौने ने कहा। तो उम्र यार की आंखें और ज़्यादा रोशन हो गई। ओहो, क्या इन जिन्नात के पास भी ख़जाने हैं? उम्र यार ने लालच में कहा। हाँ आका, कालूत जिन के पास सुनहरी मोतियों का ख़जाना है, जिसकी तादाद हज़ारों में है। अगर वो सुनहरी मोती आपको दे दे तो इनकी मालियत सामरी ख़जानों से 10 गुना ज़्यादा है। मुहाफिज बौने ने कहा। तो उम्र यार जैसे बेहोश होते होते बचा। 10 गुना? इसने हकलाती हुई आवाज़ में कहा। हाँ आका, 10 गुना, मुहाफिज बौने ने कहा। तब तो मुझे इस मासूम और नेक जिन की मदद ज़रूर करनी चाहिए। नेक और शरीफ जिन्नात अगर शैतान के पैरोकार या गुलाम बन जाएं तो वाकई दुनिया में तबाही बर्पा हो सकती है। मुझे दुनिया को तबाह होने से, ख़ास तौर पर कालूत कबीले के जिन्नात को शैतानों का पैरोकार और इनका गुलाम बनने से रोकना होगा। उम्र यार ने कहा। तो मुहाफिज बौना उम्र यार के दिल की असल बात इसके चेहरे पर ज़ाहिर होते देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो उम्र यार की रग रग से वाकिफ़ था। वो जानता था कि उम्र यार की ये सारी अदाकारी सिर्फ़ और सिर्फ सामरी तिलिस्मात से सामरी ख़जाने हासिल करने और कालूत कबीले के जिन्नात के सरदार से सुनहरी मोतियों का ख़जाना हासिल करने के लिए थी। हाँ आका, आपको इन जिन्नात की वाकई मदद करनी चाहिए। मुहाफिज बौने ने कहा। ठीक है, तो चलो, मुझे अभी और इसी वक्त सामरी के तिलिस्मात में ले चलो। मैं अभी जाकर सामरी जादूगर के सारे तिलिस्मात ख़त्म कर देता हूँ और वहाँ शहनशाह ताज हासिल करके कालूत जिन को वापस कराता हूँ। चलो चलो, जल्दी चलो, उम्र यार ने बेचैन लहजे में कहा। मैं आपको बता चुका हूँ आका, आप अकेले जाकर सामरी तिलिस्मात सर नहीं कर सकेंगे। ये काम आपको शहनशाह अफरासयाब के साथ मिलकर ही करना होगा। 3 तिलिस्मात आप सर करेंगे और 3 तिलिस्मात शहनशाह अफरासयाब तबाह करेगा। फिर 7वें तिलिस्म में आप दोनों को एक साथ मिलकर एक बड़ा और खौफनाक तिलिस्म तबाह करना होगा। इसके बाद ही आप दोनों ख़जाने के कुएं में दाखिल हो सकेंगे, जहां सामरी ख़जाना भी मौजूद है और शहनशाह ताज भी। मुहाफिज बौने ने कहा। ओहो, तो तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या मुझे शहनशाह के साथ तिलिस्मात को सर करने के लिए जाना चाहिए या नहीं? उम्र यार ने चौंकते हुए कहा। आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा आका। अगर आपने ऐसा ना किया तो कालूत जिन की कालूत कबीले के जिन्नात की सरदारी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ भी एक शैतान जिन है जो कालूत जिन के तख्त पर नज़र जमा कर बैठा हुआ है। जैसे ही कालूत जिन के कबीले से सरदारी ख़त्म होगी वो इसे फ़ौरन हलाक कर देगा और इसकी जगह खुद कबीले का सरदार बन जाएगा।
اگر ایسا ہوا تو وہ شہنشاہ افراسیاب یا پھر کالی ملکہ کے ساتھ مل کر وہی کچھ کر سکتا ہے جو وہ دونوں چاہتے ہیں۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا تو مجھے ضرورت کے لیے اس گدھے کے ساتھ کام کرنا ہی پڑے گا۔ عمرو یار نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، ایسا ہی وہ بھی کہتا ہے۔ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا، تو کیا مطلب، کیا وہ مجھے گدھا سمجھتا ہے؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، جی ہاں، لیکن جو بھی ہے اس وقت ضرورت کا تقاضا ہے کہ آپ شہنشاہ افراسیاب کا ساتھ دیں اور شہنشاہ افراسیاب آپ کا۔ آپ کی جو دشمنی ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج کو نکالنا بے حد ضروری ہے۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر مجھے شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ہی سامری طلسمات میں جانا ہے تو پھر میں اس کا کوئی کہا کیوں مانوں؟ میں کیوں ملکہ حیرت جادوگرنی کے ساتھ طلسم ہوشربا جاؤں؟ مجھے اگر اس کی ضرورت ہے تو اسے بھی میری ضرورت ہے، اس لیے اسے یہاں آنا پڑے گا میرے پاس، اور اسے مجھے اس بات پر راضی کرنے کے لیے گڑ گڑانا پڑے گا۔ میں اس کی مدد کروں گا اور اس کے ساتھ سامری طلسمات میں جاؤں۔ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، شہنشاہ افراسیاب اسے گدھا سمجھتا تھا اور مجبوراً اس کے ساتھ طلسمات میں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ یہ سن کر عمرو یار کو واقعی غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس نے شہنشاہ افراسیاب کو اپنے سامنے بلا کر اسے زج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی بات سن کر محافظ بونا سر ہلا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں، اب تم واپس زمین میں چلے جاؤ۔ میں ملکہ حیرت جادوگرنی کو پکارتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کو ساتھ لے کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عمرو یار نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور یخلق غائب ہو گیا۔ عمرو یار کی زمین ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ محافظ بونا واپس زمین میں چلا گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادوگرنی، میں عمرو یار تمہیں پکار رہا ہوں۔ اگر شہنشاہ افراسیاب مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو اسے لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ اس سے ملنے طلسم ہوشربا نہیں جاؤں گا۔ اگر اسے مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہے تو اسے تمہارے ساتھ یہاں میرے پاس آنا پڑے گا۔ اسے لے کر یہاں آ جاؤ۔ محافظ بونے کی زنبیل میں جاتے ہی عمرو یار نے چیخ چیخ کر ملکہ حیرت جادوگرنی کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار چیختا ہوا یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک عمرو یار کے سامنے ملکہ حیرت جادوگرنی اور شہنشاہ افراسیاب نمودار ہو گئے۔ جو ہی شہنشاہ افراسیاب کی نظریں عمرو یار پر پڑی تو اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے تاثرات پھیل گئے، جبکہ اسے دیکھ کر عمرو یار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تمہارے کہنے پر شہنشاہ افراسیاب کو یہاں لے آئی ہوں عمرو یار۔ ملکہ حیرت نے عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا جو تم اس بدصورت اور بدشکل جادوگر کو یہاں لے آئی ہو، ورنہ میں اس کے کہنے پر اس سے ملنے طلسم ہوشربا آتا تو خواہ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا اور میں اس کے سر سے شہنشاہیت کا تاج اتار کر جوتے مارنا شروع ہو جاتا۔ عمرو یار نے کہا تو اس کی بات سن کر نہ صرف شہنشاہ افراسیاب بلکہ ملکہ حیرت جادوگرنی کا چہرہ بھی غصے سے بگڑ گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو عمرو یار؟ یہ مت بھولو کہ تمہارے سامنے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادوگرنی موجود ہے۔ تم اس طرح ہماری توہین نہیں کر سکتے۔ ملکہ حیرت جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا، توہین ان کی جاتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔ تم اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو تو کرتی رہو، میں کیوں کروں اس کی یا تمہاری عزت؟ تم میرے سسرالی تو نہیں ہو؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ یخلق لال ہو گیا۔ اپنی اوقات میں رہو عمرو یار، تم ضرورت سے زیادہ بکواس کر رہے ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے گرج کر کہا، میں ہمیشہ اپنی اوقات میں ہی رہتا ہوں، تم اپنی اوقات کی بات کرو۔ بدشکل جادوگر اور بکواس میں نہیں تم کرتے ہو ہمیشہ۔ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا،
ملکہ حیرت جادوگرنی، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم آپ کے کہنے پر اس بدبخت انسان سے اپنی توہین کرانے کے لیے آئے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادوگرنی پر الٹتے ہوئے کہا۔ عمرو یار کی باتوں پر ملکہ حیرت جادوگرنی کو بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ شہنشاہ افراسیاب کی طرح جذباتی اور فوراً غصے میں آنے والی نہیں تھی، بلکہ ٹھنڈے مزاج کی عورت تھی۔ اس نے جو صورتحال بگڑتی دیکھی تو وہ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے آ گئی۔ یہ مذاق کر رہا ہے آقا، آپ اس کی باتوں کا برا نہ منائیں، آپ خاموش رہیں، میں اس سے بات کرتی ہوں نا، ملکہ حیرت جادوگرنی نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ نہیں ملکہ حیرت جادوگرنی، تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا اور اس پاگل شہنشاہ کا یہاں آنا اور میری طرف خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھانے کا مقصد کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم دونوں ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی شہزادی ساسان جادوگرنی نے پھر سے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہو کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم اسے سمجھا نہیں سکتے، اس لیے مجھے سمجھانے کے لیے آ گئے ہو، عمرو یار نے جان بوجھ کر بات بناتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے شہنشاہ تاج اور ان کے اصل ارادوں کا علم ہو چکا ہے۔ اوہ ہو نہیں عمرو یار، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے شہزادی ساسان جادوگرنی کو واپس طلسم نگری اس کی دادی کے پاس بھیج دیا ہے۔ وہ اپنی دادی کے پاس خوش ہے۔ تم نے اس سے شادی سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ بے حد اداس اور تم سے ناخوش ہے۔ وہ تمہارا نام تک اب نہیں لیتی ہے، ملکہ حیرت جادوگرنی نے کہا۔ تو پھر تم دونوں مجھ سے کیا چاہتے ہو، صاحب بتاؤ، عمرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے کبھی سامری جادوگر کے خزانے کے بارے میں سنا ہے، ملکہ حیرت جادوگرنی نے کہا۔ تو عمرو یار جان بوجھ کر حیرت سے اچھل پڑا، جیسے اس نے سامری جادوگر کے خزانے کے بارے میں پہلی بار سنا ہو۔ سامری جادوگر کا خزانہ کیا مطلب؟ عمرو یار نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ جس دور میں سامری جادوگر کی حکمرانی تھی، اس نے اپنے دور میں بے شمار دولت اکٹھی کی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ اگر وہ اس دور میں ہوتا تو 10 بڑی بڑی ریاستیں خرید کر ان کا شہنشاہ بن جاتا۔ اس نے ساری دولت اکٹھی کر کے ایک کنویں میں چھپا دی، اور پھر اس نے خزانے اور کنویں کی حفاظت کے لیے سامری طلسمات بنا ڈالے تھے تاکہ کوئی اس کے خزانوں تک نہ پہنچ سکے۔ سامری جادوگر کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ ان خزانوں کا استعمال کیے بغیر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے طلسمات اور اس کے خزانے بھی غائب ہو گئے۔ اب صدیوں بعد شہنشاہ افراسیاب کو سامری جادوگر کے طلسمات اور اس کے خزانوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ سامری جادوگر کے خزانے طلسمات میں گل سڑ رہے ہیں، اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے یہ خزانے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنی طاقتوں سے سامری طلسمات کا پتہ لگا لیا ہے۔ ان طاقتوں نے شہنشاہ افراسیاب کو بتایا ہے اگر 1 ماہ کے اندر اندر سامری طلسمات سے سامری خزانوں کو نہ نکالا گیا تو یہ خزانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے اور کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ان کی طاقتوں نے مزید بتایا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب یہ خزانے اکیلے حاصل نہیں کر سکتے۔ سامری طلسمات کو فتح کرنے کے لیے ان کے ساتھ تمہارا رہنا ضروری ہے۔ سامری طلسمات کے 7 طلسمات ہیں، جن میں سے 3 تم نے سر کرنے ہیں اور 3 شہنشاہ افراسیاب سر کریں گے، اور پھر 7ویں طلسم میں تم دونوں مل کر ایک بڑے اور خوفناک طلسم کو ختم کر لو گے۔ تب تم دونوں ایک ساتھ اس کنویں میں پہنچ جاؤ گے جہاں سامری جادوگر نے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ کیونکہ شہنشاہ افراسیاب یہ خزانے اکیلے حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ طلسمات میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تم سے بات کرنے آئے ہیں، ملکہ حیرت جادوگرنی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر ساری باتیں الٹ دی تھی اور ان باتوں میں شہنشاہ تاج کا ذکر گول کر گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر عمرو یار دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ وہ کسے احمد بنا رہی ہے۔ وہ ساری حقیقت جانتا تھا اور یہ بات عمرو یار کے علم میں بھی تھی کہ
کہ وہ शहंशाह अफरासियाब की मदद के बगैर इन तिलिस्मात को सर नहीं कर सकता। लेकिन वो ये बात शहंशाह अफरासियाब और मलिका हैरत जादूगरनी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो सारा बोझ इन दोनों पर डालना चाहता था ताकि वो इसे किसी मरहले पर मजबूर ना कर सकें। इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? सारी बातें सुनकर उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा, चूँकि तुम्हारे बगैर शहंशाह अफरासियाब इस काम के लिए अधूरे हैं, इसी तरह तुम भी अकेले सामरी जादूगर के तिलिस्मात सर नहीं कर सकते और ना खजानों तक पहुंच सकते हो। लिहाजा तुम दोनों को एक दूसरे की मदद ही करनी होगी और एक साथ तिलिस्मात में जाकर इनको ख़त्म करना होगा और ख़जाना हासिल करना होगा। दोनों का काम एक जैसा है, इसलिए कुएं में जितना भी ख़जाना होगा इसमें से आधा हमारा और आधा तुम्हारा होगा। मलिका हैरत जादूगरनी ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, अगर मैं कहूँ मुझे ख़जानों की ज़रूरत नहीं है तो? उमरो यार ने उल्टा इसे घूरते हुए कहा, तो तुम्हारी मर्ज़ी, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामरी जादूगर के ख़जाने हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मलिका हैरत जादूगरनी ने लापरवाही से कहा और इसकी शानदार अदाकारी देखकर उमरो यार दिल ही दिल में इसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। मलिका हैरत जादूगरनी वाकई बेहद चालाक थी। इसने अपने चेहरे पर ऐसा कोई तासुर ही ना पैदा होने दिया था कि इन्हें ख़जानों की ज़रूरत है या वो किसी और मकसद के लिए सामरी के तिलिस्मात में जाना चाहते हैं। ठीक है, सामरी जादूगर के ख़जाने गायब होते हैं तो हो जाए, मुझे इनका कोई लालच नहीं है और मुझे इस बात का भी कोई शौक़ नहीं है कि मैं बिला वजह दूसरों के तिलिस्मात में घुसता रहूं और ख्वामख्वाह तकलीफ़ें उठाता फिरूं। मैं अब इन सब कामों से थक गया हूँ, इसलिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं शहंशाह अफरासियाब के लिए या ख़जानों के लिए सामरी जादूगर के तिलिस्मात में जाऊँ। अगर तुम दोनों को ख़जानों की ज़रूरत है तो तुम दोनों चले जाओ। सामरी जादूगर के तिलिस्मात में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। उमरो यार ने भी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कहा। तो मलिका हैरत जादूगरनी और शहंशाह अफरासियाब ने बेइख्तियार होंठ बींच लिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? शहंशाह अफरासियाब ने इसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। हाँ, उमरो यार ने कहा। क्या तुम इन ख़जानों को हासिल नहीं करना चाहते? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। नहीं, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरे पास पहले ही बहुत से ख़जाने हैं, मज़ीद ख़जाने हासिल करके मैं क्या करूँगा? मेरी तो औलाद भी नहीं है कि ख़जाने इनके काम आ सकें। आखिर में यही होना है जो सामरी जादूगर के ख़जानों के साथ हो रहा है। मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे ख़जाने भी किसी के काम ना आ सकेंगे और इसी तरह गल सड़कर ख़त्म हो जाएंगे। उमरो यार ने बेजारी से कहा। ओह, इसका मतलब है कि हमने तुम्हारे पास आकर गलती की। हमने सोचा था कि सामरी जादूगर के आधे ख़जाने तुम्हें मिल जाएंगे और आधे हम ले लेंगे तो हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, लेकिन तुम्हें इन ख़जानों की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। आए शहंशाह, वापस चलते हैं। मलिका हैरत जादूगरनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। रुको मलिका हैरत जादूगरनी, शहंशाह अफरासियाब ने कहा। तो मलिका हैरत जादूगरनी रुक गई। उमरो यार, क्या सच में तुम्हें सामरी जादूगर के ख़जाने हासिल नहीं करने या तुम्हारे दिल में कोई और बात है? शहंशाह अफरासियाब ने उमरो यार की तरफ गौर से देखते हुए कहा। क्या मतलब, मेरे दिल में और क्या बात हो सकती है? उमरो यार ने चौंक कर कहा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ उमरो यार। ख़जानों का सुनकर तुम पागल हो जाते हो और ख़जाने हासिल करने के लिए तुम जहन्नम में भी कूद पड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अब भी मैं तुम्हारे चेहरे पर इन ख़जानों की चमक और इसकी खुशी देख रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम ये ख़जाने हासिल करने के लिए इंतहाई बेताब हो, लेकिन तुम जानबूझकर इनकार कर रहे हो ताकि हम तुम्हारी किसी बात पर मजबूर हो जाएं, और ये मजबूरी ज़ाहिर है आधे ख़जाने के हवाले से ही हो सकती है।